दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इंग्लिश पर। आज हम बात करेंगे एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन के 25 क्वेश्चंस के। 2020 5 दिसंबर को सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। इससे पहले हम बात करें आपके लिए एक जानकारी कि अब एमटीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी में आप लग चुके होंगे। हाल ही में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो पिछले क्वेश्चंस से हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर गेन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत शब्द को आपको चुनना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, कौन से शब्द की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देखिए, सेकंड नंबर जो आंसर है हेजिटेट, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। HESITATE होता है, यहाँ TETE लिख दिया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना है। टुडे बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड डैश अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। हम ग्रामेटिकल अप्रोच की बात करेंगे। समटाइम्स मीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मीनिंग हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। आखिर हमारा ग्रामेटिकल अप्रोच क्या होना चाहिए? तो देखिए, टुडे बोला गया तो टेंस के मुताबिक देखें तो प्रेजेंट टाइम की बात है। एंड बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड, तो बैंकिंग सिंगुलर नाउन है हमारा, और बैंकिंग के साथ आप प्रेजेंट टाइम में क्या लगाएंगे? ना तो वॉज होगा, ना तो हैव होगा। वॉज तो पास्ट टाइम हो गया, कट गया ऑप्शन। हैव प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब हो गया, ये कट गया क्योंकि बैंकिंग सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगा इसके साथ। आर भी ऑप्शन कट गया क्योंकि ये प्लूरल है। इज ही करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नंबर थर्ड, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजंस। इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करे, खासकर किसी अपने खास मतलबी कारणों के कारण, तो उसे हम इंटरलोपर कहते हैं। इंटरलोपर, ओके। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है, जो दूसरों के मामले में दखल दे अपने फायदे के लिए, इंटरलोपर। नंबर फोर्थ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ मीनिंग की बात करनी है। क्वेश्चन है टू गेट ऑन द नर्व्स। टू गेट ऑन द नर्व्स, इसकी क्या मीनिंग होनी चाहिए? तो इसकी मीनिंग होती है किसी को परेशान करना, टू इरिटेट। यस, इस इडियम की मीनिंग है टू इरिटेट। हम जान लें कि इडियम के शब्द के अर्थ नहीं आते, बल्कि बिल्कुल एक इडियोमैटिक आंसर आता है, इडियोमैटिक आइडिया आता है इससे, इसलिए इसे हम इडियम कहते हैं। टू गेट ऑन द नर्व्स, इसकी मीनिंग होती है टू इरिटेट, परेशान करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. अंडरलाइन आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा। अंडरलाइंड वर्ड के लिए आपको आंसर लिखना है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, और अगर अंडरलाइंड वर्ड को सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, उसके बदले कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, कि किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नीचे देखिए। During the winter months, the bears go without food by nearly 6 to 7 months. By nearly में अंडरलाइन है यहाँ क्वेश्चन में, राइट। चूंकि मैंने इसे खुद से टाइप किया है तो अंडरलाइन यहाँ छूट गया है। क्वेश्चन में बाई नियरली में अंडरलाइन है, तो क्या इस अंडरलाइंड वर्ड्स के लिए, बाई नियरली के लिए आपको लगता है कुछ और लिखना चाहिए इन ऑप्शंस में से, या आपको लगता है आंसर बदलाव में नहीं आना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड होगा आंसर? क्या होगा आपके मुताबिक? ध्यान से समझिए। कहा गया है कि ठंडी के महीनों में भालू 6 से 7 महीने तक बिना भोजन के रह सकते हैं, तो बाई नियरली लिखा है, तो बाई नियरली नहीं, लगभग लगभग नहीं, यहाँ फॉर ऑलमोस्ट करेक्ट है, राइट। तो बाई नियरली की जगह पर हम फॉर ऑलमोस्ट लिखेंगे। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
जो वर्ड गलत लिखे गए हैं उसे चुनना है। एडिबल सही है, मेडल सही है, कंडीशन भी सही है, अथॉरिटी गलत है, ए से शुरू होना चाहिए वर्ड, ओ की जगह ए होगा। और यहाँ फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको सिनोनिम देखना है, राइट। अब मैंने दो प्रोनाउंसिएशन में बोले थे, जानकर बोला था। बहुत लोग इसे सिनोनिम बोलते हैं और एंटोनिम बोलते हैं। सिनोनिम एंटोनिम गलत। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन गलत है, ध्यान से समझिए। सिनोनिम बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनी, राइट, एंटोनी, एंटर, सर, सिनोनिम, एंटोनिम। आइए यहाँ पर हम पर्यायवाची शब्द खोजते हैं। प्रोटेस्ट का, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है किसी को रोकना, किसी के विरुद्ध जाना, ओके। तो ऑब्जेक्ट मतलब विरुद्ध होता है। फेवर तो सपोर्ट, असिस्ट सबकी मीनिंग है किसी ना किसी को सहयोग करना, और हम प्रोटेस्ट के उल्टा खोज रहे हैं, राइट, उल्टा नहीं, सीधा, यानी कि प्रोटेस्ट के पर्यायवाची, ओके, पर्यायवाची होगा इसका ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब भी रोकना और प्रोटेस्ट मतलब भी रोकना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब नीचे लिखे गए ब्लैंक में अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द डैश फॉर अ वैक्सीन could take up to a year, कि वैक्सीन खोजने में भी 1 साल लग जाएंगे, मीनिंग ये आनी चाहिए। चेज नहीं, वैक्सीन को चेज नहीं करेंगे, चेज मतलब पीछा करना होता है, ठीक है। परसूट भी नहीं होगा, परसूट नाउन है यहाँ पर, और ये परसूट गलत है। परसूट हम लोग किसी करियर को चुनने के सेंस में यूज करते हैं। ट्रैक भी नहीं होगा, ट्रैक तो जब कोई ऑर्डर वगैरह आप करते हैं तो उसे आप ट्रैक करते हैं, उसे खोजने के लिए। तो वैक्सीन को खोजने के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है, खोजने जैसी मीनिंग के लिए सर्च वर्ड है, और आगे फॉर भी लगा है, सर्च के साथ फॉर लगता है, इसलिए द सर्च फॉर अ वैक्सीन could take up to a year, to a year। ईयर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ईयर होता है, य दीर्घ ई का अ र, ईयर, ईयर नहीं या ईयर नहीं, ईयर, ये ऐसा बोलेंगे तभी ए लगेगा, क्योंकि यह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ईयर के आगे ए लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9th, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई होप योर पेरेंट्स डैश सून, आई होप योर पेरेंट्स आर रिकवरिंग सून, गलत। जब आप होप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस बात के लिए आप होप कर रहे हैं, जिस एक्शन के लिए, जिस क्रिया के लिए आप होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो ऑप्शन, सॉरी, वो एक्शन तो उस समय हो नहीं रहा होगा। आप उम्मीद कर रहे हैं तो आगे कुछ बात होगी ना। आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं बोलते। यानी होप शब्द बताता है फ्यूचर टाइम की तरफ इशारा करता है, तो फ्यूचर वाला वर्ब लगाएंगे। आर रिकवरिंग गलत, प्रेजेंट की बात कर रही है, आर से प्रेजेंट, रिकवरिंग कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत। रिकवर, रिकवर ऑप्शन सही है। शुड रिकवर नहीं, आर रिकवरर, रिकवर भी नहीं, क्योंकि आर के साथ रिकवरिंग हो सकता है, रिकवर नहीं हो सकता। शुड के साथ रिकवर नहीं होगा, कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे माता पिता को जल्दी ही ठीक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए नहीं बल्कि हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे माता पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। सो V1 या V5 से हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, राइट। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में जो कि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की बात कर देता है, इसीलिए हम फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ते, फ्यूचर को कोई टेंस कहकर नहीं पढ़ते। फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एक टाइम का कॉन्सेप्ट रह जाता है, राइट। तो यहाँ पर आई होप योर पेरेंट्स रिकवर सून, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही हम फ्यूचर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, ऑप्शन अप्रोप्रिएट चुनना है। मेनी डैश टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल। टेल्स मतलब कहानियां, TAIL टेल मतलब पूंछ, और TALE टेल मतलब कहानी। तो यहाँ टेल्स लिखा है, प्लूरल है, तो कहानियां। तो कह रहा है कि मेनी पॉपुलर टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल, कि कई प्रसिद्ध कहानियां हमारी यादाश्त, यानी कई प्रसिद्ध कहानियां जब हम सुनते हैं तो हमें याद आ जाते हैं अकबर और बिरबल। सिंपल सा ट्रांसलेशन ऐसे समझे। तो पॉपुलिस्ट नहीं होगा, पॉपुलेटेड भी नहीं होगा, एरिया पॉपुलेटेड होता है, एरिया पॉपुलस होता है, पॉपुलिस्ट वर्ड यहाँ जाएगा नहीं, सही। सो पॉपुलर एडजेक्टिव वर्ड है, और टेल
टेल्स नाउन है, नाउन से पहले अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव डालना है। तो कहानी पॉपुलर होगी, कहानी प्रसिद्ध होगी, प्रसिद्ध के सेंस में पॉपुलर सही है यहाँ। 11th, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है, यानी एरर इस सेंटेंस में कहां पर है। हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। अब गौर कीजिए, व्हेन यू ग्रोन अप लिखा है, तो व्हेन जब आया हुआ है यहाँ पर, और भी है कि हैव यू डिसाइडेड, क्या आपने डिसाइड किया है, व्हाट यू वांट टू बिकम, कि आप क्या बनना चाहते हैं, व्हेन यू ग्रोन अप, जब आप बड़े होंगे, होंगे का सेंस है। तो यू के बाद ग्रोन कैसे होगा, और ग्रोन तो थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। सब्जेक्ट के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगना है तो सब्जेक्ट और उस थर्ड फॉर्म के बीच में या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा, क्योंकि किसी हैव फॉर्म के बाद ही थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ सरासर गलत है, तो ऑप्शन कहां पर हम चुनेंगे, व्हाट यू वांट, ये सही है। व्हेन यू ग्रोन अप, इस पार्ट में एरर है, इसलिए आपका आंसर होगा सेकंड नंबर, व्हेन यू ग्रोन अप। अब आप आंसर भी जानिए क्या होना चाहिए, व्हेन यू ग्रो अप होगा, राइट। फ्यूचर की बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से करते हैं, V1 या V5 लगाकर करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर यू एक सिंगुलर या प्लूरल जो भी रहे, एक प्रोनाउन है, और सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन यू के साथ हम हमेशा V1 लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, इसलिए ग्रो प्लूरल होगा, V1 होगा, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर ग्रामेटिकल एरर देखना है। Seldom has the discoveries of the world's greatest discoverers like Copernicus or Galileo been forgotten। कहा गया कि आज कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे महान और भी ऐसे जो डिस्कवरर्स हैं, उनकी डिस्कवरर्स आज शायद भुला दी गई है। तो हम देखिए कहाँ गलती है। सेल्डम के बाद ध्यान रखिएगा, सेल्डम एक एडवर्ब है, और जब एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तब उस एडवर्ब के बाद वर्ब आता है, तब सब्जेक्ट आता है, ठीक है। एडवर्ब से जब सेंटेंस शुरू हो तब एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, फिर वर्ब नहीं आएगा, पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा, वही इंटरोगेशन वाला स्टाइल। कहने की मीनिंग, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हम सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और वर्ब को आगे ले आते हैं, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, मतलब इनसाइड आउट, भीतर की बात बाहर आ जाएगी। तो सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं वर्ब, भीतर लिखते हैं वर्ब, उस भीतर लिखे हुए वर्ब को हम बाहर आउट ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। दिस इज द रूल हियर। तो यहां तक तो चलिए ठीक है। तो सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स, यहां पर एरर है, गौर कीजिए। डिस्कवरीज तो प्लूरल सही है, डिस्कवरर्स भी सही है, यानी बहुत सारे डिस्कवरर की बहुत सारी डिस्कवरी, ओके, खोज। तो डिस्कवरीज प्लूरल ये सही है, लेकिन प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। गौर कीजिए कि द डिस्कवरीज अगर आगे लिखा होता उसके बाद अब हैज लगाते या हैव लगाते, उसी हैव को हम आगे ले आते क्योंकि सेल्डम लिखा हुआ है, तो हैज की जगह हैव होगा। सेल्डम हैव द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स। द डिस्कवरीज के लिए हैज यहाँ पर वर्ब के तौर पर लिखा है, और द डिस्कवरीज यहाँ प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब आएगा, तो हैज को हमें हैव करना होगा, यहाँ एरर है। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग देखनी है इस इडियम की क्या होगी। बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन की मीनिंग होती है इन द सेम वे, ओके। बाय द सेम टोकन की मीनिंग नहीं होगी इन द सेम बस की सेम बस में है, यस यूज द सेम टिकट, एक ही टिकट का इस्तेमाल करना गलत, या यूज द सेम पासवर्ड, एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन द सेम वे होगा, ये आंसर करेक्ट है, राइट। बाय द सेम टोकन इन द सेम वे, एक ही ढर्रे में, एक ही अंदाज में। इंडल्जेंस का सिनोनिम देखना है क्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर जानिए आप। इसका आंसर लीनियंसी होगा, राइट, ऊपर लिखा हुआ देखिए। इंडल्जेंस की मीनिंग होती है उदारता, जो बहुत ही मर्सीफुल हो, ओके, उसे हम लीनियंसी के रूप में देखेंगे। इंडल्जेंस एक नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड का आंसर नाउन होना चाहिए, मीनिंग भी सेम होनी चाहिए, सिनोनिम पूछा गया इसलिए, तो लीनियंसी इसका करेक्ट आंसर है। लीनियंसी पर्यायवाची है इंडल्जेंस का, सेम मीनिंग रखता है इंडल्जेंस और लीनियंसी, मीनिंग उदारता, ओके। जिसे
इसे आप क्लेमेंसी भी कहते हैं, क्लेमेंसी, लिनियंसी या इंडल्जेंस, ये सारे सिनोनिम है। हम वोकैबुलरी के लिए जब क्लास अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि हम वहाँ बहुत सारे वर्ड्स सीख रहे हैं। कीप अपडेटेड योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15th, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एरर का क्वेश्चन है। वी डू होप यू आर एंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। गौर कीजिए, यू आर एंजॉय, तो आर के बाद एंजॉइंग होना चाहिए, करेक्ट। आर के बाद V4 लगेगा, V1 नहीं लगेगा। बिना इज एम आर के V1 लगता है, तो इज एम आर के साथ तो V1 होगा नहीं, आर के साथ यहाँ V1 लगाया गया है, गलत है। तो इस पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। यू आर एंजॉय, इस पार्ट में एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा एग्जाम में। सही क्या होगा इसका ये जानना, यू आर एंजॉइंग, दिस इज द राइट आंसर। 16th, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम अब पर्यायवाची नहीं बल्कि विलोम शब्द देखना है, उल्टा अर्थ रखने वाला वर्ड आपका आंसर होगा। तो नैरो मीन्स संकरा, कोई चीज। नैरो की मीनिंग टाइट होगी, फर्म होगी, सॉलिड होगी। लेकिन नैरो का उल्टा क्या होगा, वाइड। नैरो मीन्स कोई चीज जो सकरी हो, छोटी हो, और वाइड मीन्स कोई चीज जब बड़ी हो, चौड़ी हो, दिस इज कॉल्ड वाइड। ओके, एंटोनिम इसका वाइड है, आंसर सेकंड करेक्ट है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Underlined words के लिए आपको substitution लिखना है कि underlined words को बदलने की जरूरत है या नहीं है तो ऑप्शन चुनिए, अगर नहीं है तो no substitution required आप यही आंसर लिखेंगे। I can't live at a place which is far from the sea. इस क्वेश्चन में कांट लिव इसे अंडरलाइन किया गया है, राइट। तो आई कांट लिव एट अ प्लेस विच इज फार फ्रॉम द सी, मैं उस जगह पर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती जो समुद्र से बहुत दूर हो। इसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है, सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। तो कांट लिव के लिए हम कोई भी बात बदल नहीं सकते। हैजंट लिव गलत है, कांट लिव्ड ये भी गलत है क्योंकि कांट के बाद V2 नहीं आएगा, ऑप्शन रॉन्ग। हैजंट लिव्ड मीनिंग नहीं है, नहीं रह सकने की बात है, तो हैजंट लिव नहीं रही थी, कोई मतलब नहीं बनता इसका। सो कुडंट बीइंग लिव, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब अनेक शब्द लिखें, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो रिस्टोर समवन, किसी को रिस्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह पर सेट करना। टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, या तो किसी को सजा के बाद या किसी चीज की बहुत ही ज्यादा लत थी, उस चीज से उबरने के लिए, या फिर किसी तरह की किसी को बीमारी थी, उससे उसे रिस्टोर करने के लिए, फिर से उसे अच्छी जगह पर पहुंचा देने के लिए, या तो हेल्थ के मामले में हम उसे अच्छा कर दें, या तो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह उसके जीवन की बेहतरी के लिए उसे हम पहुंचा दें। इसके लिए हम क्या वर्ड करेंगे, तो रिस्टोर के लिए रिहैबिलिटेट वर्ड सही है। ओके, रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट। ओके, अब इसे बहुत लोग यही पढ़ते जो मैंने भी पढ़ा, और ये गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, रिस्टोर करना मतलब रिहैबिलिटेट। अब मैंने सही पढ़ा, रिहैबिलिटेट नहीं पढ़ेंगे, रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट, एच का साउंड गायब हो जाएगा यहाँ। तो किसी को बीमारी से उसके अच्छे दिन में लौटा लेना, या किसी को सजा के बाद उसे किसी दूसरी जगह पर सेट कर देना, रिस्टोर कर देना, जिससे कि वह अपना नॉर्मल लाइफ जी सके, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसके लिए क्या वर्ड है, वन वर्ड। तो ये है ऑप्शन रिहैबिलिटेट, दिस इज द राइट आंसर। एंटोनिम खोजना है क्वेश्चन नंबर 19 में। स्लाई की मीनिंग आखिर क्या होगी, राइट। स्लाई की मीनिंग होती है ऑनेस्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ऊपर। स्लाई मीन्स ऑनेस्ट, राइट। माई फ्रेंड इज वेरी स्लाई मीन्स माई फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट। ये आपको बार बार सिनोनिम और एंटोनिम नजर के सामने से गुजारना होगा, आपको देखना होगा, और प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे। शॉर्टकट्स हैं, ठीक बात है, लेकिन ध्यान रखिए। आई एम सो सॉरी, स्लाई की एंटोनिम होती है ऑनेस्ट। ओके,
स्लाई की एंटोनिम, स्लाई का उल्टा ऑनेस्ट होता है। स्लाई मीन्स डिसऑनेस्ट। अगर मैं ऐसा कहूँ माई फ्रेंड इज वेरी स्लाई, इट मीन्स माई फ्रेंड इज वेरी डिसऑनेस्ट। तो स्लाई मीन्स बेईमान और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो स्लाई का ऑपोजिट है ऑनेस्ट, और ऑपोजिट ही पूछा गया है क्वेश्चन में। थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब नीचे क्वेश्चन है और अंडरलाइंड होगा कोई वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड्स, उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन देखना है। बदल कर क्या लिख सकते हैं? देयर आर मेनी बर्ड्स इन द बरामदा टुडे। आज बरामदे में बहुत सारी चिड़िया हैं। हेमा प्लीज फीड दोज। हेमा प्लीज उसे कुछ खिला दो। तो फीड दोज नहीं होगा बल्कि फीड देम होगा। बर्ड्स के लिए बर्ड्स प्लूरल में लिखा हुआ है, प्लूरल के लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा, तो दोज नहीं आएगा बल्कि हम बर्ड्स को दे कहकर रेफर करते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ कहेंगे, क्योंकि फीड एक वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर हम देम लिखेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम, क्योंकि बर्ड्स को हम दे कहकर रेफर करते हैं। थर्ड पर्सन है ये, राइट? तो हेमा प्लीज फीड देम। तो फीड दोज यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस में, क्वेश्चन में आपके। तो फीड दोज के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या दूसरी बात रखेंगे? दैट इज फीड देम। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। Select the most appropriate antonym of the given word. Antonym खोजना है आपको। Zealous, कि zealous की क्या मीनिंग होती है? zeal की मीनिंग होती है खुशी, enthusiasm, और zealous मतलब खुशी से संबंधित, right? That is enthusiastic. eager मतलब भी zealous होता है, anxious मतलब भी zealous होता है। ओके, यहाँ पर आखिर क्या मीनिंग होनी चाहिए? नहीं, एंक्सस की मीनिंग तो जिलस ने बिल्कुल अलग ही वर्ड दे दिया गया, हमें तो एंटोनिम खोजना है। तो जिलस से कोई तालमेल नहीं है एंक्सस का, ऑप्शन कट गया। जिलस में हम ईगरनेस की मीनिंग देख सकते हैं, तो ईगर इसका सिनोनिम संभव है, लेकिन सिनोनिम हुआ ईगर, ये भी कट गया। अनॉयड मतलब चिढ़ा हुआ होता है, जिलस मतलब खुश, तो इससे कोई तालमेल नहीं है। अनॉयड भी ऑप्शन कट हो गया। बचा कौन सा? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उदासीन इंसान को हम जीलस उदासीन इंसान को इनडिफरेंट कहते हैं। तो जीलस का ऑपोजिट क्या होगा? इनडिफरेंट। जीलस का ऑपोजिट इनडिफरेंट। जीलस मतलब खुश, खुशहाल, और इनडिफरेंट मतलब उदासीनता से भरा हुआ कोई। 22 नंबर को देखेंगे। इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न्ड बैक बाय 11 AM। क्या कहा गया कि अगर इतनी बड़ी लाइन नहीं होती तो मैं 11 बजे तक घर लौट गया होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, क्योंकि आई कुड हैव रिटर्न्ड बैक लिखा हुआ है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, क्योंकि रिटर्न की मीनिंग वापस आना होता ही है। इसमें एडिशनली हम बैक लिखकर वापस आने की मीनिंग नहीं देंगे। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन हमने कुछ लिख दिया। ध्यान रखिएगा, रिटर्न बैक नहीं लिखा जाता है। प्लीज रिटर्न बैक नहीं कहेंगे, राइट? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। आई कुड हैव रिटर्न बैक, इसमें एरर है, बैक हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। यही वो ग्राउंड है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर बसने वाला क्रिकेट ग्राउंड माना जाना चाहिए। माना जाना चाहिए, क्लियर तो नहीं होगा, गलत। कंसील्ड मतलब छुपाया हुआ होता है, ये भी गलत। कवर्ड मतलब ढका हुआ होता है, गलत। कंसिडर्ड मतलब माना जाना चाहिए या माना हुआ, ये सही है। कि यही वो ग्राउंड है जिसे इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड माना जाना चाहिए या माना जाता है, विच इज कंसिडर्ड, जिसे माना जाता है। कंसिडर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 24 में देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन की बात है, तो इसमें कौन से ढके हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए, वो देखते हैं। द लैंग्वेजेस ही कैन स्पीक आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़। कि वह जो लैंग्वेज बोलता है वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कन्नड़ बोलता है। इसमें कैन स्पीक आर, ओके, ये पोर्शन अंडरलाइन किए हुए हैं। कैन स्पीक आर, ये तीनों वर्ड्स अंडरलाइंड हैं आपके क्वेश्चन में। तो क्या इसके बदले हम कुछ लिख सकते हैं? इज स्पीकिंग आर, नहीं। कैन स्पीक इज, ये भी गलत। विल स्पीक आर, ये भी गलत। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर। रीजन समझिए कैसे। द लैंग्वेजेस ही कैन स्पीक, वह जो भाषाएं बोल सकता है वो हैं, तो हैं प्लूरल में तो आर। द लैंग्वेजेस आर, बीच की बात
गायब कर कर देखिए, ही कैन स्पीक को हटा दीजिए दिमाग से, सोचिए। द लैंग्वेजेस आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़, एंड ही कैन स्पीक देम। तो बीच में ही हमने ही कैन स्पीक लिख दिया। तो द लैंग्वेजेस ही कैन स्पीक आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़। ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है, इसलिए इसमें किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी बनाता हो, यानी कि डिक्शनरी की सारी चीजों को, उसके सारे डिसिप्लिन को ढंग से देखता हो। तो डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले इंसान को हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ओके, लेक्सिकोग्राफर, क्योंकि लेक्सिक मतलब वर्ड होता है, और वर्ड की मीनिंग हमें कहाँ दिखती है? डिक्शनरी में, या वर्ड से संबंधित बातें कहाँ दिखती हैं? डिक्शनरी में। तो और ग्राफीन मतलब होता है लिखने वाला, GRAPHEIN, ग्राफीन। ग्राफीन वर्ड से ग्राफ वर्ड आया है। ओके, और लेक्सिक वर्ड से ही लेक्सिकल देखते हैं, लेक्सिकन देखते हैं, जितने वर्ड्स हैं सबकी मीनिंग होती है शब्द से संबंधित। तो लेक्सिक मतलब हो गया शब्द, और ग्राफीन मतलब लिखना, ER मतलब लिखने वाला, ये संभव है। तो लेक्सिकोग्राफर इज द राइट आंसर। दिस इज हाउ we have done this session. Thank you so much for wasting your time on this video. Please share it with your friends. Thank you so much. Join Englisha, you learn here better.